हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एम, इम्पोर्टेंस एंड टाइप। ये टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी बता देता हूँ आप सबको। ये टॉपिक है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस से, जो कि इस टाइम मैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस की थ्योरी को लेकर चल रहा हूँ, जो कि एग्जाम्स में आती है। वही पैटर्न मैंने ले रखा है और मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह टॉपिक आज का कवर होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, मतलब क्या है? It consists of several moments, activities which are performed successfully through the better organization of a student during a teaching classes and proper use of method in order to make it as simple and understandable for the student। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कई तरीके की गतिविधियां शामिल होती हैं जो कि शिक्षण कक्षाओं के दौरान छात्रों के बेहतर संगठन के माध्यम से सफलतापूर्वक एक साथ कंप्लीट की जाती हैं। अब छात्रों को हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरीके के लिए इन विधियों का समय समय पर अच्छा उपयोग किया जाता है। चाहे आप ये समझ लें कि छात्रों को किसी भी तरीके से समझाना है इन विधियों का उपयोग करके, कि छात्र को प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। नीचे यहाँ हिंदी में लिखा है, इसमें कई आंदोलन गतिविधियां शामिल हैं जो शिक्षण कक्षाओं के दौरान छात्रों के बेहतर संगठन के माध्यम से सफलतापूर्वक की जाती हैं। इसे छात्र के लिए सरल और समझने योग्य बनाने के लिए विधियों का उचित उपयोग किया जाता है। तो छात्रों को विधियों के माध्यम से अच्छे से समझाना, यही इसका मेन काम है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हर चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं, और दोनों हैं क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इन द कंप्लीटमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन exist together and they are not separable। कोई प्रशासन और संगठन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हैं। एक का मतलब होता है संगठन और दूसरे का मतलब होता है उस संगठन को फॉलो करना या उसको किस तरीके से फॉलो करना है, उसका शासन बनाना, उसी को प्रशासन कहते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के उद्देश्य को पूर्ति करते हैं और दोनों का एक ही उद्देश्य होता है किसी भी वर्क को सुचारू रूप से कंप्लीट करना, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना। क्योंकि जब संगठन होगा तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि हाँ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, और जब प्रशासन होगा तो उसी चीज़ को हम एक डिसिप्लिन में लेके चल सकते हैं। तो संगठन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं और उन दोनों की मदद से हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रशासित कर सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी दिया है, प्रशासन और संगठन की अवधारणा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक का अर्थ है संगठन, दूसरे का है प्रशासन, और दोनों का उद्देश्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में मानव और अन्य संसाधनों का नियंत्रण है। संगठन और प्रशासन एक साथ मौजूद हैं और वे अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी गई है जो कि न्यूमैन के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप टुवर्ड्स सम कॉमन गोल्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि एक गाइडेंस, एक लीडरशिप, एक कंट्रोल होता है, एक एफर्ट के द्वारा जो एक ग्रुप को एक गोल की तरफ ले जाता है। यहाँ पर हिंदी दिया है, प्रशासन का अर्थ को सामान्य लक्ष्यों की दिशा में समूहों के प्रयासों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? द गोल ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर इज टू कीप द schools overall process following smoothly, making decisions that facilitate successful student learning। यहाँ पर हिंदी दिया है, शैक्षिक प्रशासक का लक्ष्य विद्यालय के समग्र प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रवाहित करना है, ऐसे निर्णय लेना है जो छात्र को सफल बनाने में सुविधा प्रदान करते हैं। छात्रों को सफल बनाने के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि छात्रों को कैसे सफल बनाना है ये टेक्निक एडमिनिस्ट्रेशन अपनाता है। उनकी टेक्निक सफल रहती है तो छात्र अच्छे होते जाते हैं, अगर उस टेक्निक में फेलियर आता है जो छात्रों को प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन? अब यहाँ पर डिफरेंस बताया गया कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मैनेजमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अब इन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट का जो काम होता है, मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कार्यों को देख रेख करना या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कार्य करती है उस पर नजर रखना।
और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना। मोटे तौर पर प्रबंधन संगठन के निर्देशन और नियंत्रण कार्यों को ध्यान में रखता है, जबकि प्रशासन योजना और आयोजन समारोह से संबंधित है। प्रशासन का मतलब अगर आप कोई कार्यक्रम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है और उसको सुचारू रूप से चलाना है, वो भी बिना डिस्टर्बेंस के। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन एंड विजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि वर्क को डिवाइड करना और लोगों में बांटना, हर वर्क का अपना एक डिपार्टमेंट बनाना, उसकी ड्यूटीज तय करना और उस ड्यूटीज की क्या रिपोर्ट आ रही उसको देना। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फाइनेंशियल जो भी हेल्प है वो, और ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ग्रुप को इकट्ठा करना किसी भी वर्क के लिए। इट इज नॉट only adds in the proper assignment of jobs to suitable employees, but also keeps track there that there is no waste of resource and effort due to duplication of work. संगठन वित्तीय और मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करता है। यह न केवल उपयुक्त कर्मचारियों को नौकरी के लिए असाइनमेंट में सहायता करता है, बल्कि यह ट्रैक भी करता है कि काम के दोहराव के कारण संस्थानों और प्रयासों की बर्बादी ना हो। मीन्स फाइनेंशियल वर्क को देखना और ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एक ग्रुप, इस लायक एक ग्रुप तैयार कर देना कि उस काम को वो अंजाम दे सके, ठीक है। और फिर टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको ट्रैक करते रहना कि जो भी हमने वर्क यहाँ पर किया है या जो भी संसाधन प्रसाधन दिए हैं, जो प्रयास हो रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है उसका दुरुपयोग हो रहा है या संसाधनों की बर्बादी हो रही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपरविजन क्या है। व्हाट इज द सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन? अब वैसे तो सुपरविजन का काम है सुपरवाइज करना। मैंने किसी को काम के लिए अपने पास रखा है तो मैं उसको काम दूंगा, फिर उसको सुपरवाइज करूंगा कि वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरी चीज है कि सुपरविजन का डिपार्टमेंट हर किसी का अपना अलग होता है। टीचर का सुपरविजन अलग होगा, कारपोरेट ऑफिस में जो लोग हैं उनका सुपरविजन अलग होगा, पुलिस के हैं जो लोग उनका सुपरविजन अलग होगा। मीन सुपरविजन सब करेंगे मगर सबका अपना अपना तरीका हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो सुपरविजन का तरीका लेंगे वो फिजिकल एजुकेशन का लेंगे या कह सकते हैं एजुकेशन का लेंगे। द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन डिफाइन सुपरविजन एज ऑल एफर्ट ऑफ डिजाइन स्कूल टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल वर्कर्स इन द improvement of instructions, involves stimulation of professional growth and development of teachers. This selection and revision of educational objectives. शिक्षा का शब्दकोश पर्यवेक्षण को परिभाषित करता है। शिक्षण के सुधार में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों का नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में डिजाइन किए गए स्कूलों के सभी प्रयास, शिक्षकों के पेशेवर विकास की उत्तेजना, शैक्षिक उद्देश्यों का चयन और संशोधन शामिल है। अब जैसे इसमें यह बताया गया है, अब जो शिक्षा का शब्दकोश में से हम कहते हैं तो अगर हम इस तरीके से कह सकते हैं जो शिक्षण का वर्क है वो बिना सुपरविजन के हो नहीं सकता। क्योंकि जब टाइम पर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, तो एक टाइम के बाद आप उसका सुपरविजन करेंगे कि हाँ मैंने जो इसको बताया या सिखाया वो इसको समझ में वास्तव में आया है कि नहीं आया है, या इसमें मुझे और अपनी कुछ टेक्निक लगानी है कि इसको चीज़ें समझ में आ जाए। तो सुपरविजन इसीलिए होता है। और सुपरविजन में शिक्षकों का भी सुपरविजन होता है जिससे उनके शिक्षण की पद्धति को सुधारा जाता है, जिससे कि वो अन्य कर्मचारियों के भी हेल्प कर सकें। और शिक्षक पेशेवर और जो विकास की योजना होती है उसको अच्छे से आगे लेकर चल सके, उनके उद्देश्यों की हो सके। ये सब चीज़ें सुपरविजन में शामिल होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बताकर सिखाकर सुपरवाइज करना जरूरी है। इससे आपको आउटपुट मिलता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट अच्छा है तो इसका मतलब सुपरविजन सही चल रहा है, चीज़ें बताई गई सही है। रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें अपनी टेक्निक या मेथड बदलने का जरूरत पड़ने वाला है। उसको सुधारने के बाद आउटपुट आपका अच्छा आएगा। मीन सुपरविजन करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरविजन टेक्निक्स इन फिजिकल एजुकेशन? मैंने जैसा कि आपको बताया कि सुपरविजन का जो मेथड होता है हर सेक्टर में अपना अलग होता है। कारपोरेट में अलग है, टीचिंग में अलग है, आर्मी में अलग है, मीन सबका अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन का मेथड लिया गया है। इंस्पेक्शन के बारे में मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इंस्पेक्शन का मतलब है जैसे हमारे टीचर लोग अपनी ड्यूटी करते हैं स्कूल में, ठीक है, बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब टीचर लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपने रूम में ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाहर से जो इंस्पेक्शन वाले जो लोग आते हैं वो ये देखते हैं क्या टीचर अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, उससे जो उसके क्लास में होने वाले विद्यार्थी सभी संतुष्ट हैं, या ऐसा तो नहीं है वो बच्चों को कॉपियाँ सही से नहीं दे रहा है या चीटिंग करा रहा है या बच्चों को कुछ मांगने पर प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होता है। इससे ये फायदा होता है कि टीचर भी अपनी चीज़ों को सुधारता है।
उसे भी लगता है कि हाँ कोई चेक करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ सुपरविजन दैट क्लासेस आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। मीन्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्लासों को चेक करते हैं। इट मे बी द हेडमास्टर ऑफ द कंसर्न स्कूल ऑफ स्कूल इंस्पेक्टर। दिस इज द फर्स्ट सुपरविजन इन द सेंस दैट द टीचर बिकम्स अलर्ट अबाउट हिज ड्यूटीज। अब चाहे बाहर से कोई ऑफिसर चेक करने आया, या स्कूल का ही हेडमास्टर हो या स्कूल का ही इंस्पेक्टर हो जो इन सब चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा हो कि हाँ वास्तव में काम अच्छे से हो रहा है, ड्यूटी सही से टीचर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चों की क्या पोजीशन है क्लास में, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है। सेकंड इज एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स। इस प्रकार का पर्यवेक्षण शिक्षकों को अपने स्वयं के प्रकाश में अपने शिक्षण को व्यतीत करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जो उन्हें अपने छात्रों के लिए सबसे अच्छा लगता है उनके लिए एक ठोस कार्यक्रम का निर्माण भी करते हैं टीचर, और उसके साथ साथ दिशा निर्देशों और विभिन्न विषयों के शिक्षण के उपयुक्त तरीकों का पालन करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। इस प्रकार पर्यवेक्षण आधुनिक संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बिंदु पर शिक्षक के निरंकुश रवैये पर जोर देता है और शिक्षण का निरीक्षण करने के लिए कोई निरीक्षण प्राधिकारी नहीं है। हालांकि यह एक प्रकार का पर्यवेक्षण है जिसका उपयोग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता था। तो यहाँ पर आपने इसका मतलब देख लिया। थर्ड इज कंपल्सन टाइप। सेकंड इज एब्सोल्यूट फ्रीडम एडवर्टाइजमेंट्स। दिस टाइप ऑफ सुपरविजन गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ टू टीचर्स टू डिलीवर देयर टीचिंग in his own light that is feel to best for his student. There is no hard and fast rules for him to follow guidelines of a sound teaching programs and appropriate method of teaching for different subject. मीन्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, छात्रों को भी एक फ्रीडम रहती है, एक रूल बना दिया कि हाँ भाई आपको ये सब क्लास में करना है, कुछ में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, और उसके लिए ना ही कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं होता है कि आपको ऐसा ही करना है। दिस टाइप ऑफ सुपरविजन इज नॉट सुटेबल इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट as it stress on the autocratic attitude of the teachers in teaching in one point and no inspecting authority to inspect his teaching. However, it is a type of supervision which was used in United States America once upon a time. जबकि ये भी बताया गया कि इस तरीके के सुपरविजन से कोई फायदा नहीं होने वाला है जहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो जितना ज़्यादा अच्छा सुपरविजन होगा उतने ही अच्छे आपको स्टूडेंट रिजल्ट देंगे। जब आप किसी चीज़ को सिखाने के बाद सुपरविजन में ही लापरवाही कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा कहाँ से मिलेगा। और जबकि इसमें यह भी बताया कि एक टाइम में अमेरिका में यही होता था कि अगर टीचर क्लास में है, वो किसी चीज़ को बता रहा, उसने जो रूल्स बना दिए फिर वही रूल्स होगा, उसका कोई चेक करने के लिए नहीं आता था बाहर से, ना कोई इंस्पेक्टिंग टीम आती थी, ना ही कोई टीचर आता था, ना ही कोई हेडमास्टर है प्रिंसिपल आता था कि हाँ क्लास में क्या हो रहा है। उन्होंने एक रूल बना दिया टीचर ने कि आपको ये करना है तो आपको वही करना है, चेक करने कोई नहीं आएगा, ये भी रूल अलग था। कंपल्सन टाइप कह सकते हैं मजबूरी बस। इन दिस टाइप ऑफ सुपरविजन ऑटोक्रेसी गोज टू इंस्पेक्टिंग पर्सनल। इट मीन्स एज द मीट फॉर टीचर्स इन रिलेशन टू देयर टीचिंग परफॉर्मेंस एंड इट इज डिजायरेबल फॉर हिम टू डिलीवर देयर टीचिंग परफॉर्मेंस इन ए लूसिव मैनर. For this, they have to act in accordance to the rules and regulations for the modern principle of teaching. But it is a matter of great regret that in this is type of supervision the teacher has to teach in accordance of the guidelines prescribed by the inspecting officer themselves. This type of supervision leads to creation of misunderstanding in human relations between inspecting person and the teacher, but it can be seriously said that inspecting officers who are good and humble in nature, having balanced personality, don't exercise their autocratic attitude in supervision. The tendency among good inspecting officer has enabled the teacher to teach properly. अब यहाँ पर ये बताया गया मजबूरी टाइप का, इसका मतलब ये है पर्यवेक्षण शिक्षकों के लिए उनके शिक्षण प्रदर्शन के संबंध में है, जो कि उनके लिए जरूरी है वे अपने शिक्षण प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से वितरित करें। इसके लिए शिक्षण के आधुनिक सिद्धांतों का नियमन, आधुनिक सिद्धांतों के नियमों और विनियमों का अनुशासन कार्य करें। और यह टोटली शिक्षण प्रदर्शन के संबंध में है कि शिक्षक को शिक्षण के आधुनिक सिद्धांत और नियमों का पालन करना होगा। और ये बड़े खेद की बात है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सुपरविजन इंस्पेक्टर आते हैं सुपरविजन के लिए, तो कभी कभी टीचर को उनके निर्देशों के अनुसार ढलना भी होता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण से निरीक्षण करने वाले व्यक्ति और शिक्षक के बीच गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। अगर जो निरीक्षण करने वाला है वो थोड़ा तेज तर्रार है या उसका थोड़ा सा स्वभाव अलग है तो दोनों के बीच गलतफहमी हो सकती है, और गलतफहमी होने का मतलब यह बहुत गंभीरता का विषय होता है। तो जो अच्छे निरीक्षण वाले अधिकारी होते हैं
वो विनम्र और संतुलित स्वभाव के होते हैं। वो अपने जो पर्यवेक्षण होता है उसको अच्छे से सुचारू रूप से करते हैं। उन्हें जो भी देखना होता, समझना होता, वो सामने वाले टीचर से उस चीज़ को बताते हैं, समझाते हैं और अच्छे से निरीक्षण करते हैं, या कह सकते हैं इंस्पेक्टिंग भी करते हैं। और अच्छे निरीक्षण अधिकारियों में यह प्रवृत्ति शिक्षक को ठीक से पढ़ाने में ज़्यादा सक्षम बनाती है। जब निरीक्षण करने वाला अधिकारी बहुत अच्छा होता है तो शिक्षक को भी लगता है कि हाँ, ये अगर ऐसा कुछ बता रहा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वही उसको बताने का तरीका गलत हो तो टीचर या शिक्षक को भी प्रॉब्लम आती है। थर्ड इज ट्रेनिंग एंड डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ सुपरविजन इज अप्रिसिएटेड इन द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड lasting impact on the teaching performance of teachers. To this supervision as students or pupils are the central points in the teaching learning process. The teaching program should be in accordance to the needs of every child. For this, the teachers should be given and serving training on the latest developed method of teaching for different subjects. After that, the supervision work should be done. This type of supervision develops a great deal of interest, self-confidence and creativity among teachers to teach their subject. अब शिक्षकों के शिक्षा प्रदर्शन पर इसका सकारात्मक और अस्थायी प्रभाव के कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ, बहुत से चेंजेज हो गए। अब जो पर्यवेक्षण करने वाले लोग आते हैं वो भी काफ़ी साफ सुथरे और सही ढंग के लोग होते हैं, और इस पर्यवेक्षण के लिए छात्र शिक्षण सीखने की प्रक्रिया भी एक निश्चित होती है, क्योंकि जो आजकल का शिक्षण कार्यक्रम है प्रत्येक बच्चे के अनुसार हो गया है। पहले के टाइम में एक ही चीज़ सब पर लागू होती थी। अब क्या होता है, स्कूलों में आप देखेंगे तो बच्चे जितने टाइप के बच्चे आते हैं, टीचर भी उस टाइप से सोच के उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे क्या बताना समझाना है। इसके लिए शिक्षकों को विभिन्न विषयों के शिक्षण के नवीनतम विकसित तरीकों का भी अभ्यास करना पड़ता है। इसके बाद पर्यवेक्षण का कार्य भी करना होता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण से शिक्षकों में अपने विषयों को पढ़ाने के लिए काफ़ी रुचि और तो उत्साह भी आ जाता है, और उन्हें यह भी पता हो जाता है कि हमारी नई टेक्निक ये है, इससे हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं। तो प्रशिक्षण और दिशा, जिसको ट्रेनिंग और डायरेक्शन कहते हैं, ट्रेनिंग भी टीचर को कंटिन्यू लेते रहने चाहिए और सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे उसे ये पता रहता है कि बच्चों को किस किस टाइम पर किस किस डायरेक्शन में लेके चलना है, कैसे सिखाना है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड इन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड मोस्टली एज वे ऑफ लाइफ। इट मीन्स देयर शुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन ऑल एस्पेक्ट एंड स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। In this context, education is not escape. This type of supervision is highly appreciated in the modern educational system, which point out that overall development of teaching and learning is the responsibility of one and all who are directly or indirectly linked with this process. इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक नेतृत्व, जैसे कि नेता लोग करते हैं, मगर बस तरीका थोड़ा सा अलग है। लोकतंत्र के महत्व को न केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पहचाना जाता है, बल्कि इससे जीवन जीने का तरीका भी आता है। और इसका मतलब यह होता है कि मानव जीवन के सभी पहलू और क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि यह शिक्षा जगत में इसका कोई मतलब नहीं है, शिक्षा जगत में भी इसका मतलब है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पर्यवेक्षण की अधिक सराहना की जाती है कि जो इंस्पेक्टर आते हैं चेक करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। शिक्षण और सीखने का एक समग्र विकास यह हम सब की एक जिम्मेदारी होती है, जो इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि टीचर्स और पर्यवेक्षण अधिकारी सब जुड़े होते हैं। और जबकि यह पर्यवेक्षण कहता है कि केवल शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण तथा सीखने में कोई सुधार नहीं होने वाला है। अगर टीचर चाहे सब वही कर ले तो टीचर ही सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जो पर्यवेक्षण करने के लिए कर्मचारी आते हैं उनको भी चीज़ों को सुधार करने में टीचर के साथ साथ एक हेल्प करनी होती है। इसलिए पर्यवेक्षी कर्मियों के रूप में उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी शिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रहना पड़ता है, भाग लेना होता है। निजी तौर पर सुधार के लिए सुझाव देकर शिक्षकों की मदद करते हैं। इसके लिए पर्यवेक्षी कर्मियों को शिक्षण तथा सीखने के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के मुद्दों के लिए जागरूक रहना पड़ता है और शिक्षकों को इस हल करने में इसकी मदद का प्रयास करना होता है पर्यवेक्षणों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी का पार्ट है, बाकी यहाँ हिंदी में भी सब दे रखा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। लास्ट का पार्ट यहाँ पर दे रखा है, लोकतांत्रिक नेतृत्व यहाँ पर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एम ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? Supervision का मतलब, however, a key purpose of supervision is not assure that the quality of the
service being delivered and some means of being aware of how people who use service feel about what they are receiving from the organization should be in a place। पर्यवेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। मीन जो सेवा यहाँ पर प्रदान की जा रही है वो सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये सुपरविजन के द्वारा मालूम होता है अगर सही सुपरविजन हो रहा है तो। और अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो सुपरविजन के माध्यम से उन सब चीज़ों के लिए जागरूक बनाया जाता है, उन सब चीज़ों में सुधार लाया जाता है जिससे कि चीज़ें पहले से बेटर हो सकें। यहाँ हम नीचे दे सकते हैं, लिखा भी है। तो इस प्रकार ये छोटा सा चैप्टर था जो यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कोई विशेष इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन क्या होता है, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रुप होता है जो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करता है। एक विद्यालय चलाना है तो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन विद्यालय की जान होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जितना आपका अच्छा होगा उतना ही विद्यालय आपका सुचारू रूप से चलेगा। सुपरविजन का मतलब ये है कि जो टाइम पर आपके स्कूल में क्या वर्क चल रहा है, अगर आप ये चेक करते रहेंगे तो वर्क में होने वाली कमियों का आपको पता लग जाएगा और आप उसको सुधार कर उसको और अच्छी कंडीशन में ले जा सकते हैं। और इनके एम, इंपॉर्टेंस, टाइप मैंने सब बता दिए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।